नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तेजस गांधी, सीनियर जॉइंट सर्जन अहमदाबाद, आपके साथ एक बहुत ही कम जानी पहचानी बीमारी लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट बीमारी जिसको ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं या तो मिस करते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, एवीएन ऑफ हिप। बड़े तौर पे उसका मतलब ये होता है कि जैसे हार्ट की जो धमनियां है उसके अंदर क्लॉट आने की वजह से हार्ट के अंदर जो चेंजेस हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वैसा ही प्रॉब्लम हिप जॉइंट के अंदर जो बॉल होता है उसके अंदर क्लॉट आने की वजह से, उसकी धमनियां सूखने की वजह से बॉल डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। बॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इस तरह से कटोरी होती है और बॉल होता है। बॉल जो है उसके अंदर खून का बहाव जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसकी खून की नली एक ही है अमूमन तौर पर। जो नली पूरे बॉल के वेट बेरिंग जो एरिया है उसको सप्लाई करती है, जिसकी वजह से अपना बॉल नॉर्मल रहता है। कई कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये जो खून की नली है उसके अंदर खून का बहाव बंद हो जाता है और बॉल का जो भाग वो नली सप्लाई करती है वो सूखने लगता है, जिसको हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। इसके कारण कई होते हैं। अगर लिटरेचर में जाए तो 25 से 30 मेजर कारण होते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा नॉर्मल लोगों में ज़्यादा पाई जाती है वो स्टीरॉयड ओवरटेकिंग, वो मेजर कारण है। कोई भी डिसीज में, स्किन डिसीज में या लंग डिसीज में या अभी जैसे कोरोना की बीमारी है तो कोरोना को रिवर्ट करने के लिए या उसमें से बचने के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए जब स्टीरॉयड्स ज़्यादा दिए जाते हैं तो वो हिप की जो नलियां है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से खून की नली का बहाव बंद हो जाता है। दूसरा कारण होता है अल्कोहल ओवरटेक। ज़्यादा अल्कोहल ओवरटेक होने की वजह से कई बार खून की नली का जो बहाव होता है बॉल में वो भी कम हो जाता है। उसके अलावा किसी को लगने की वजह से, पोस्ट ट्रॉमेटिक, पहले कोई इंजरी हुई हो बॉल के अंदर और उसके अंदर ऑपरेशन हुआ हो बॉल बचाने के लिए, तो उसकी वजह से भी कई बार खून का बहाव कम हो जाता है, तो हम उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक बोलते हैं, एवीएन। साथ साथ में कई बार यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने से गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, और सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कई तरह के जो डिसीज है वो उसकी वजह से खून का बहाव बॉल के अंदर कम हो जाता है और वो एवीएन क्रिएट करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अपने को मालूम कैसे पड़ता है कि अपने को एवीएन हिप है? पहले तो लोग उसको मिस कर जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो हमको मालूम पड़ता है वो है हिप जॉइंट में खिंचाव। आपको 10-15 दिन से कंटिन्यूअस हिप जॉइंट के अंदर खिंचाव महसूस होना चालू होता है। दर्द ना हो लेकिन हिप जॉइंट के अंदर खिंचाव महसूस हो तो भी वो शुरुआती दौर का एवीएन चालू हो सकता है। उसके बाद का स्टेज आता है, आपको चलने में दिक्कत आती है। सपोज आप डेली नॉर्मल 2-3 किलोमीटर चलते हो तो चलते चलते आपको हिप जॉइंट में खिंचाव आता है, हिप जॉइंट में दर्द होना चालू होता है, जो आगे कूल्हे के भाग में और कूल्हे के आगे के भाग में दर्द होना चालू हो जाता है।
आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है जो 3 किलोमीटर की जगह आपका 2 किलोमीटर हो जाता है या 1 किलोमीटर हो जाता है। साइकिलिंग करते हो तो उस वक्त आपको पेन होना चालू हो जाता है। कई पेशेंट को नाइट पेन होता है, रात को सोते वक्त वहां पे दर्द होता है। कई पेशेंट को शुरुआती दौर का सिम्टम ऐसा होता है कि वो आल्टी पाल्टी नहीं लगा पाते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा हुआ है कि पेशेंट कुछ नहीं करते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन उनको शुरुआती सिम्टम ऐसा होता है कि पूरी तरह से आल्टी पाल्टी लगा नहीं सकते, पलाटी जैसे लगा नहीं सकते, सिटिंग क्रॉस लेग जैसे प्रॉपरली करना होता है वो नहीं कर पाते, और वो सालों तक वही चीज को पुल कर देते हैं। और उसके बाद जब मालूम पड़ता है डॉक्टर के पास पेन होता है और तब आते हैं और फिर पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा स्टेज में पहुंच गया है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है। खड़े रहने में दिक्कत आने लगती है, फिर आगे बढ़ने पर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आने लगती है, और फिर जैसे पैर को फैला के सपोज 2 व्हीलर चलाते हैं तो पैर को फैला के चढ़ने में दिक्कत आने लगती है, लो सीटिंग में बैठने में दिक्कत आने लगती है, लो सीटिंग से खड़े होने में दिक्कत आने लगती है। तो ये सारी चीजें आपका एवीएन को सजेस्ट करती है। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो फिर क्या करना होता है? इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाना चाहिए आपको। जॉइंट सर्जन्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, इमीडिएटली दूसरा कुछ मत करो, कहीं पे दौड़ और कहीं पे मत जाओ, सीधा जॉइंट के सर्जन को दिखाते रहो, बराबर। और फिर उस वहां पे क्या होता है? वहां पे ये होता है कि पहले आपका एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे में आपका अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चलता है कि भाई एक्सरे में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, जो नॉर्मल बोन होती है उसकी जगह आपको एक्सरे में दिक्कत आने लगती है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन पता करते हैं। अगर वहां पे तकलीफ लगती है तो आपका सेकेंडरी ऑप्शन होता है एमआरआई। एमआरआई स्कैन ऑफ हिप जॉइंट इज must for each and every patient having more than 1 month of hip pain। ये एक डिक्टम है, इसीलिए ये भी एक मैसेज है ये वीडियो के द्वारा कि आपको अगर हिप पेन ज़्यादा लंबा चल रहा है और कोई आपका एमआरआई नहीं सजेस्ट कर रहा है तो खुद जाके एमआरआई का आप अपने डॉक्टर साहब को ऑप्शन पूछ लो, क्योंकि उससे आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में एवीएन होगा तो वो पता चलता है। दूसरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कई बार सीटी स्कैन करना पड़ता है, कई बार हमको स्पाइन का चेंजेस जो होता है वो देखने के लिए देखना पड़ता है, और एसोसिएटेड नी जॉइंट वगैरह को भी हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ये ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर उसके स्टेजिंग करते हैं, जो डॉक्टर साहब है उसका स्टेजिंग करते हैं। स्टेजेस किस तरह से है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए एवीएन को। जैसे आपको जो फ्रेम में दिखाया गया है उसके मुताबिक खून का बहाव जब बहुत ही कम होता है, शुरुआती दौर पर होता है, तो बहुत ही छोटे एरिया में नेक्रोसिस का चेंजेस चालू हो जाता है एमआरआई के ऊपर। उसके बाद वो चीज बढ़ती है, तो जो परसेंटेज है, जो हेड का इन्वॉल्वमेंट का परसेंटेज है वो बढ़ती है। तो वो पहला हो गया स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, सेकंड स्टेज हो गया जिसके अंदर ज्यादा मोर देन 35 to 40% हिप एरिया कवर होता है, फिर उसको स्टेज 2 बोलते हैं। फिर उसके आगे आता है मोर देन 50% एरिया कवर होता है, उसको बोलते हैं स्टेज 3A बोलते हैं, जिसके अंदर बॉल की गोलाई है जो नॉर्मल रहती है। उसके बाद का जो स्टेज होता है वो स्टेज 3B होता है, जिसके अंदर जो बॉल के ऊपर का जो कोटिंग होता है वो कोटिंग आपका पिचकना चालू हो जाता है, उसको हम लोग सोफ्ट कॉन्डल कोलैप्स बोलते हैं, उसको स्टेज 3B बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरा हेड जो होता है वो क्रम्पल हो जाता है, पूरा जो बॉल होता है वो पूरा सूख जाता है और सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरे हिप जॉइंट के अंदर हड्डी के घसारे के चेंजेस चालू होना शुरुआती दौर पे होते हैं, फिर एग्रेसिव होके बढ़ जाते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3A, स्टेज 3B एंड स्टेज 4,
इस तरह से 4 तरीके के स्टेज एवीएन के होते हैं। अभी हम लोग स्टेज 1, 2, 3A और कई कई केसेस में 3B तक पेशेंट का जो हिप है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। प्रिजर्व का मतलब है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो का पूरा, ये एजुकेशन वीडियो का पूरा मतलब यही है कि पेशेंट के को अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एवीएन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एवीएन किया जाए कि जिससे वो चीज ज्यादा ना बिगड़े और वो स्टेज में पेशेंट ना आए हमारे पास कि हम उसका बचाने का ऑपरेशन ना कर सके। खून जब नहीं पहुंचता है तब उसके लिए ट्रीटमेंट जो होती है वो कई तरह की ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो हम स्टेज 3A तक कर सकते हैं। पहली ट्रीटमेंट है मेडिसिन। कई लोग होते हैं जो पूछते हैं हमको डायग्नोसिस होने के बाद कि सर मेडिसिन से अच्छा हो जाएगा। मेडिसिन का रोल है लेकिन रोल कंफर्मेटरी नहीं है और कंप्लीट नहीं है। बिसफॉस्फोनेट करके ड्रग्स आती है जो हम लोग हर हफ्ते में एक बार देते हैं या कई बार हर महीने में एक बार की डोजेज आते हैं बेंडोनिक एसिड वगैरह का, और उसके साथ अच्छा कैल्शियम का मेडिसिन देते हैं, टेरिपेरेटाइड हॉर्मोन्स देते हैं। वो सारी चीजें हम लोग करते हैं जिसकी वजह से वो बॉल को बचाने की कोशिश न्यूट्रिशनली हो सकती है और मेडिकली हो सकती है, लेकिन उसका अकेले का रोल 100% प्रूवन नहीं हुआ है कि भाई वो लेते हैं और हमेशा के लिए बच ही जाने वाला है। लेकिन यस, उसका एसोसिएटेड रोल बहुत ही बढ़िया डिटेक्ट हो रहा है। तो वो एक मेडिसिन है कि जो हम लोग प्रीफर करते हैं और हम उससे पेशेंट का आगे बढ़ने का जो एवीएन का चीज है वो हम प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद जो होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। कई लोग वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव बोलते हैं, जो जैसे पत्थरी जो होती है उसको तोड़ने के लिए जो मशीन आती है उसी तरह का मशीन वहां पे यूज करते हैं और वो क्लॉट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई 100% प्रूवन रिजल्ट नहीं है। तो उसके स्टडीज भी इतने ज्यादा नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें उपलब्ध है और हमको कौन सी करनी चाहिए। उसके आगे का जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है प्योर सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि जो खून का बहाव जो कम हो गया है वो हेड के अंदर हम लोग ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके वो चैनल जो बंद हो गई है उसको हम खोल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर डीकम्प्रेशन। और कोर डीकम्प्रेशन जो चीज होती है वो ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम अंदर जाके कुछ करते हैं तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। और कोर डीकम्प्रेशन के रूटीनली जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं 3A तक, कई कई केस में 3B तक भी करते हैं बहुत यंगर केस में, लेकिन कई बार हमने सिर्फ कोर डीकम्प्रेशन अभी तक की जो ट्रीटमेंट अवेलेबल थी आज से 15-20 साल पहले तक, तो सिर्फ हम ड्रिल ही करते थे और उससे हम लोग कोशिश करते थे कि बचाया जाए, और उसमें भी कई पेशेंट के बॉल बचे हुए हैं। उसके आगे जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया हम लोग उसको दूसरी तरह से ट्रीट करने लगे, जिसमें कोर डीकम्प्रेशन तो होता ही था लेकिन उसके साथ साथ हम फिब्यूला ग्राफ्टिंग करने लगे। फिब्यूला का मतलब है कि नीचे से पैर की हड्डी जो एक्स्ट्रा है वो लेके बॉल में जहां ड्रिल करते थे वहां पे रखने लगे। उसमें 2 तरीके का होता है, डेड फिब्यूला ग्राफ्टिंग और लाइव फिब्यूला ग्राफ्टिंग, तो वो भी करने लगे और उसमें भी रिजल्ट्स मिले जो सिंपल कोर डीकम्प्रेशन से ज्यादा रिजल्ट मिले। फिर जैसे जैसे और साइंस डेवलप होता गया तो इसके अंदर बीमैक प्रोटीन भी डालने लगे, अपने हड्डी का मावा लेके वहां भी डालने लगे, और जिसको हम लोग बोन ग्राफ्ट विथ मिक्सचर विथ बीमैक प्रोटीन वो बोलते हैं, वो भी करने लगे। उसके भी रिजल्ट्स आने लगे जो सिंपल कोर डीकम्प्रेशन और फिब्यूला ग्राफ्टिंग से ज्यादा आने लगे। लेकिन एवीएन हिप के लिए अगर
मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अभी 2021 में अगर कोई है तो वो है सेल थेरेपी, जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद डेवलप की गई है। यूएस FDA अप्रूव्ड है और उसके ऊपर जर्नल ऑफ बोन एंड जॉइंट सर्जरी JBJS जो बोलते हैं, उसके अंदर भी उसके जो रिजल्ट्स है प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे इंडिया लेवल पे भी ये जो ट्रीटमेंट है उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और खुद हमको भी क्लिनिकली उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। तो सेल थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप एट प्रेजेंट। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग सेल थेरेपी के लिए कर देते हैं। सेल थेरेपी कई चीजों में होती है, वो नी में भी होती है, हिप में भी होती है, कई अलग मींस हेयर फॉलिकल्स के लिए भी होती है, हर एक जगह पे सेल थेरेपी होती है। लेकिन एवियन हिप के लिए अगर 2021 में कोई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है तो वो है सेल थेरेपी। सेल थेरेपी का ब्रीफिंग किया जाता है, वो क्या चीज है वो आप समझ लीजिए। सेल थेरेपी अलग अलग नाम से वर्ल्ड में रजिस्टर होती है और की जाती है। इसको ऑस्ग्रो थेरेपी हमारे यहाँ या रिग्रो थेरेपी बोलते हैं। रिग्रो एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हम लोग आपके ही सेल को कल्चर करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। वो किस तरह से होता है? बोन मैरो आपने सुना होगा। बोन मैरो के अंदर अपने बॉडी में कोई भी सेल जो होते हैं उससे ज्यादा बोन सेल्स होते हैं, उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। हम आपको 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में फर्स्ट डे बुलाते हैं और लोकल एनेस्थेशिया देके हम आपके जो बोन मैरो है उसको एस्पिरेट करते हैं, उसको खींच के ले लेते हैं। वो जो खींचा हुआ भाग है, जो फ्लूइड है, जो बोन मैरो है, उसके अंदर करीबन 4 मिलियन सेल्स होते हैं पर ml। उसको हम कल्चर कराते हैं। रिग्रो की जो स्पेशलाइज लेबोरेटरी होती है उसके लिए ऐसा होता है कि वहां पे कल्चर किया जाता है और लेटेस्ट टेक्निक से कल्चर किया जाता है। वो कल्चर से फायदा ये होता है कि जो 4 मिलियन सेल्स होते हैं वो अप टू 100 मिलियन सेल तक कल्टीवेट हो जाते हैं। फिर 21 डेज टू 30 डेज के बीच में हम आपको फिर से हॉस्पिटल बुलाते हैं, तब आपका फाइनल रिग्रो इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर होता है। उसमें हम वही तरह से जैसे ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके वो जो सेल होते हैं वो पूरा कोल्ड चेन मेंटेन करके हम यहाँ पे लाते हैं हॉस्पिटल पे, और वो सेल जहाँ पे खराब भाग होता है बॉल का वो हम निकाल देते हैं और उसकी जगह वो सेल को हम रख देते हैं और उसके ऊपर बोन ग्राफ्ट रख देते हैं। इस तरह से हम ये पूरा टेक्निक करते हैं। ये टेक्निक से फायदा ये होता है कि जो हमने खराब जो बॉल होता है, जहां से खून का बहाव नहीं हुआ था और जहां ये बॉल में खराबी आ गई थी, उसको हम रिमूव करके ये जब सेल डालते हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में लाइव सेल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्रो होते हैं, जिसको हम रिग्रो बोलते हैं, और वो ग्रो होके वहां पे ज्यादा ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं, माने हड्डी बनाते हैं, और जो बॉल खराब हो गया है वहां वो रीजनरेट होता है। ये पूरा टेक्निक है। और वो रीजनरेशन होने के बाद
आपका जो बॉल है जो ग्रेड 1 में खराब हुआ है या ग्रेड 2 में खराब हुआ है या ग्रेड 3A में खराब हुआ है, वो या तो अपने स्टेज में कायम रहता है या तो नॉर्मल हो सकता है। इस तरह से ये टेक्निक का फायदा ये है कि हम लोग अपने आप का जो नेचुरल बॉल है उसको प्रिजर्व करते हैं। करीबन 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। यहाँ पे एडमिशन एक बार 3 घंटे पे, हॉस्पिटल में एक बार 3 घंटे का होता है जब बोन मैरो लेते हैं। दूसरी बार जब एडमिट करते हैं तो 1.5 या 2 दिन का प्रोसीजर होता है। 2 महीने तक का रेस्ट होता है जिसमें हम वेट बेरिंग नहीं अलाउ करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको वेट बेरिंग अलाउ करते हैं जब आपका बॉल मजबूत हो जाता है, और फिर सीक्वेंशियल उसका फॉलोअप करते जाते हैं, जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि 1 साल के बाद किस तरह से रिजल्ट आता है। हमारे ही काफ़ी किए हुए पेशेंट्स हैं जिसको हमने स्टेज 2 में स्टेज 3A में ये प्रोसीजर की हुई है और उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहा है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि अगर ये नहीं किया जाता है तो क्या होता है। अगर ये नहीं करते हैं तो स्टेज 1 में से पेशेंट सीधा स्टेज 4 में पहुंच जाता है, और स्टेज 4 में पहुंच जाता है, और स्टेज 4 में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम हिप को रिप्लेस करते। तो छोटी छोटी उम्र में 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में जब स्टेज 4 में पेशेंट आते हैं तो ना चाहते हुए भी हमको पूरा हिप रिप्लेस करना पड़ता है, जो कृत्रिम जॉइंट बोलते हैं। उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल जॉइंट है, वो नेचुरल जॉइंट नहीं है। और अगर ये पहले की स्टेज में पेशेंट्स आ जाते हैं तो हम ये रिग्रोथेरापी देते हैं और उसमें उनके नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हुई फायदे की बात। अगर इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सपोज रिग्रोथेरापी सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर रिग्रोथेरापी करने के बाद का बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन अगर तकलीफ ज़्यादा रहती है तो अपने पास ऑलवेज बैक ऑफ द प्रोग्राम ट्रीटमेंट अवेलेबल ये है कि हम उसको हिप रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थेरापी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये थेरापी के इफेक्ट्स है। जब इफेक्ट नहीं आते हैं तो हमारे पास बैक ऑप्शन रहता है कि हम हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हिप को बचाने के लिए सेल थेरापी या रिग्रोथेरापी एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी सारे ऑप्शन में सक्सेस रेशियो ज्यादा दे रहा है, और हर एक पेशेंट जिसको अर्ली डिटेक्टेड एवीएन है, सिर्फ दवाई लेके चलने की बजाय जो आगे बढ़ रहा है तकलीफ, उसको स्टॉप करने के लिए रिग्रोथेरापी करानी चाहिए। नमस्कार।